आइए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, एक ऐसा जीव जो 66 मिलियन साल पहले डायनासोर को खत्म करने वाले महाविनाश से भी बच निकला था। वो कौन सा जीव हो सकता है? मतलब महाद्वीप खिसक गए, आइस एजेस आए और चले गए, पूरी धरती की जलवायु बदल गई। लेकिन ये कमाल का जीव हर मुश्किल का सामना करके आज भी हमारे बीच मौजूद है, बिल्कुल एक जीते जागते इतिहास की तरह। और वो सर्वाइवर है, लेदरबैक सी टर्टल। ये धरती की सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति है। इनकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये अंडे देने के लिए हमेशा उसी जगह लौटते हैं जहां ये खुद पैदा हुए थे। भारत में इनका सबसे बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है ग्रेट निकोबार का गैलाथिया बी। लेकिन स्रोत के मुताबिक एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। पिछले सिर्फ 3 पीढ़ियों में इस इंडेंजर्ड प्रजाति की आबादी करीब 40% तक गिर चुकी है। और अब एक प्रस्तावित मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इनके 90% नेस्टिंग साइट्स के हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। तो आज हम इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे निकोबार का इकोसिस्टम, प्रोजेक्ट का असली प्लान, इसका पर्यावरण पर असर, कानूनी विवाद, रणनीतिक चोक पॉइंट की सच्चाई और अंत में इसके पीछे की असली वजहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट निकोबार इकोसिस्टम की। एक ऐसा बायोडायवर्सिटी का खजाना जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। अब देखिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस ज़मीन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है। यहाँ शोम्पेन ट्राइब रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। 2011 में इनकी गिनती सिर्फ 29 दर्ज की गई थी। इसके साथ ही यहाँ 16,000 से ज़्यादा कोरल कॉलोनीज़ हैं और निकोबार लॉन्ग टेल मकाक जैसे दुर्लभ जीव हैं जो आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। ये वाकई बेजोड़ है। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर। ये मेगा प्रोजेक्ट प्लान आखिर है क्या? इसका पैमाना कितना बड़ा है? तो सोर्स हमें बताता है कि इस संवेदनशील जमीन पर जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है उसकी अनुमानित लागत है 81,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, और इसका लक्ष्य क्या है? यहाँ करीब 3.5 लाख से 6.5 लाख लोगों को बसाना। सोचिए, इसका पहला चरण 2028 तक चालू करने का अनुमान भी लगाया गया है। अब सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट में बनेगा क्या? इसमें मुख्य रूप से 4 विशाल चीजें शामिल हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक मिलिट्री और सिविलियन दोनों के काम आने वाला एयरपोर्ट, 450 MVA का पावर प्लांट और एक बहुत बड़ी कमर्शियल टाउनशिप। इस पूरे ढांचे के लिए 116 वर्ग किलोमीटर जमीन चाहिए होगी और इसमें से एक बड़ा हिस्सा घने जंगलों और ट्राइबल रिजर्व का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका पर्यावरण और इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर इस विकास की कीमत क्या चुकानी होगी? यहाँ पर ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पेड़ों की कटाई को लेकर सरकारी अनुमान कहता है कि करीब 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र शोधकर्ताओं की रिपोर्ट बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। उनके अनुसार लगभग 1,100,100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा सकता है। सोर्स चेतावनी देता है कि इतनी बड़ी तादाद में पेड़ कटने से वहां का तापमान एकदम से बढ़ सकता है और बारिश में भारी कमी आ सकती है। और जरा इस बदलाव पर गौर कीजिए। गलाथिया बे का मोहाना, जो आज 3 किलोमीटर चौड़ा है, पोर्ट बनने के बाद वो सिकुड़कर सिर्फ 300 मीटर का रह जाएगा। अब सरकार का कहना है कि वो कोरल्स को रीलोकेट कर देंगे। लेकिन सोर्स साफ करता है कि ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर अभी तक साबित नहीं हुआ है। और जाहिर है, इन सब बदलावों का सीधा असर उन लेदरबैक टर्टल्स पर पड़ेगा जिनका पूरा नेस्टिंग सिस्टम ही खतरे में आ जाएगा। अब बात करते हैं वहां रहने वाले इंसानों की। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि जब बाहर से इतनी बड़ी आबादी वहां आएगी तो शोम्पेन ट्राइब ऐसी नई बीमारियों के संपर्क में आ जाएगी जिन्हें उनका शरीर बिल्कुल नहीं झेल सकता। उनका इम्यून सिस्टम इसके लिए बना ही नहीं है। इतिहास ने ऐसी गलतियों ने पूरी जनजातियों को खत्म कर दिया है और इसीलिए 13 अंतर्राष्ट्रीय जेनोसाइड एक्सपर्ट्स ने साफ शब्दों में इस प्रोजेक्ट को शोम्पेन ट्राइब के लिए एक डेथ सेंटेंस बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े खतरों के बावजूद इसे मंजूरी कैसे मिली। आइए देखते हैं कानूनी विवादों को। इस टाइमलाइन को देखिए, ये काफी कुछ साफ कर देती है। 1997 में गैलाथिया बे को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था।
फिर 2020 तक के सरकारी नक्शों में भी वहां कोरल रीफ्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर 2021 में अचानक से उस सेंचुरी का दर्जा हटा दिया गया और नए नक्शों से वो कोरल्स भी गायब हो गए। स्रोत का आरोप है कि ये नक्शे और दर्जे जानबूझकर बदले गए हैं ताकि आने वाले विनाश को कानूनी रूप से जायज ठहराया जा सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को कैसे दरकिनार किया गया, इस पर स्रोत कुछ हैरान करने वाले कदम बताता है। जैसे जो सब डिविजनल कमेटी बनी, उसमें 2 आदिवासी सदस्यों का होना जरूरी था, पर रखा गया सिर्फ एक को। जिस ग्राम सभा ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, उसमें एक भी आदिवासी सदस्य था ही नहीं। और तो और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसी गंभीर स्टडी को चुनिंदा डेटा के साथ महज 6 से 7 दिनों में जल्दबाजी में निपटा दिया गया। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे चर्चित तर्क पर, रणनीतिक चोक पॉइंट। इसमें कितना सच है और कितना फिक्शन। अक्सर इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देकर सही ठहराया जाता है, लेकिन अगर हम इस ज्योग्राफिकल डेटा को देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है। असल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो मेन चोक पॉइंट है वो सिंगापुर के पास है, जो बहुत संकरा है, सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा। दूसरी तरफ हमारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट साइट यानी ग्रेट निकोबार उस प्रवेश द्वार से 200 से 300 किलोमीटर दूर है। स्रोत का सीधा सा तर्क है कि इतनी ज्यादा दूरी से किसी भी व्यापारिक मार्ग को ब्लॉक करना रणनीतिक रूप से प्रैक्टिकल नहीं है। और हाँ, जिस मलक्का डिलेमा या मलक्का के रास्ते पर चीन की निर्भरता की बात होती है, स्रोत उसे भी चुनौती देता है। पिछले 20 सालों में चीन ने बहुत से ऑल्टरनेटिव रूट्स बना लिए हैं, चाहे वो म्यांमार की पाइपलाइन हो, CPEC हो, सेंट्रल एशिया की सप्लाई लाइंस हो या आर्कटिक का पोलर सिल्क रोड। अगर मलक्का का रास्ता कल को बंद भी हो जाता है तो चीन के पास व्यापार और तेल सप्लाई के लिए पहले से ही ये सारे मजबूत विकल्प मौजूद हैं। तो अंत में सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे असली मकसद क्या है। आइए आलोचनाओं और अंतिम निष्कर्ष पर बात करते हैं। खुद प्रोजेक्ट प्लान से निकाला गया ये एक छोटा सा कोड देखिए, कसिनो, रिजोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट क्लस्टर्स। अब आप ही सोचिए, स्रोत इसी बात को आधार बनाकर तर्क देता है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही जा रही है वो शायद सिर्फ एक मुखौटा है, और जो असली विजन है वो एक शांत जंगल को एक विशाल कमर्शियल और टूरिस्ट हब में बदल देने का है। स्रोत निष्पक्ष रूप से ये भी पॉइंट आउट करता है कि इस प्रोजेक्ट में 11 बड़ी कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें प्रमुख प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। और यहीं पर स्रोत का ये दावा सामने आता है कि आखिर में ये पूरी महायोजना शायद प्रकृति से ज्यादा कॉर्पोरेट हितों को फायदा पहुंचाने के लिए है। और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आपको स्रोत के इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। हमारी असली राष्ट्रीय संपत्ति क्या है? क्या वो कंक्रीट और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक विशाल जाल है, या फिर लाखों साल पुरानी इकोसिस्टम और हमारी प्राचीन जनजातियों को सहेज कर रखना? इस तरह के विकास की असली कीमत क्या है, और वो कीमत हमें भविष्य में किस रूप में चुकानी पड़ेगी? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।